होता है। यहाँ पर हमको बात करना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। आओ जरा एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हमने कहा बाबू ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये भौतिक परिवर्तन में भी लागू होता है और रासायनिक परिवर्तन में भी लागू होता है। कोई भी भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित होता है, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ये उदाहरण से तुम भली भांति समझ पाओगे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दूध रखा है। क्या है हमारे पास? दूध रखा है, ठीक है। ये कंटेनर यहां तक दूध से भरा है। सपोज हमारे पास 1 लीटर यहां पर दूध है और हमने 100 इसमें से 100 ml हमने दही मिलाया है। कितना? 100 ml दही मिलाया है। अब इसमें जो दूध और दही है उसका कुल वजन कितना हो जाएगा? ठीक है, दूध प्लस दही का जो कुल वजन हो जाएगा वो होगा 1 लीटर और 100 ml। 1 लीटर प्लस 100 ml, यही तो होगा वजन, ठीक है। याद रखना इसमें दूध था, हमने दही मिलाया है। अब होगा क्या, कुछ समय 4, 5 या 6 घंटे बाद क्या होगा कि ये पूरा का पूरा दूध जो है वो दही में बदल जाएगा। क्या होगा? ये बदल जाएगा दही। अब दही में इसलिए बदला क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, नया पदार्थ बन गया, दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो गया। बट क्या ये जो द्रव्यमान है कि दूध प्लस दही मिलाकर जो 1 लीटर 100 ml था, क्या ये वजन भी बदलेगा? अब अगर हम इसको नोट करते हैं, फिर से वेट करते हैं, तो ये वजन नहीं बदल रहा है, ये वजन नहीं बदल रहा है। इसी को तो बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कुछ और नहीं होता है। अरे हमारे आसपास में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, उसमें हो सकता है कि उस परिवर्तन के बाद उससे 10 पदार्थ बन जाए। बट अगर हम सभी पदार्थों को लेकर एक साथ वेट करें तो पहले का जो वजन था और बाद का जो वजन था वो क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक और उदाहरण बताते हैं। सपोज हमारे पास कोई पेपर है, ठीक है, ये हमारे पास पेपर है, इसका वेट सपोज 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें आग लगाते हैं। ये लो बाबू, इसमें हमने क्या किया? आग लगा दिया। आग लगाने के बाद क्या होगा? ये बचेगा हमारे पास अवशेष, इतना सा अवशेष बचेगा यहां पर, ये अवशेष बचेगा। अब इस अवशेष का अगर वजन निकालते हैं, सपोज ये निकल के आ रहा है 9 ग्राम। कितना आ रहा है? 9 ग्राम। तो तुम बोलोगे यहां पर हमने कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया होता है ना, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उन सारे पदार्थों का द्रव्यमान अगर हम ऐड करते हैं तो पहले का जो वजन था और बाद का जो वजन है वो बराबर आता है। बट यहां पर तो 10 ग्राम है और यहां पर कितना ग्राम है? 9 ग्राम है। यहां तो कम हो जा रहा है ना। याद रखो, जब इस पेपर को जलाए होंगे ना तो यहां से CO2 भी तो निकला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो निकला होगा ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो चला गया कहां पर? वातावरण में चला गया। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम किसी तरह से पकड़ के रखते हैं और तब ऐड करते हैं तो अब जो वजन आएगा वो तुम्हारा 1 ग्राम इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये कितना होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम इजकल टू 10 ग्राम अब हमको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई भी घटना दुनिया में घट रहा है, कोई भी नया पदार्थ बन रहा है, जो भी पदार्थ या तो सपोज 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बन रहा है, तो उस दोनों पदार्थों का जो भार होगा वह एक पदार्थ के बराबर होगा, या एक पदार्थ टूट करके 2 नया पदार्थ बन रहा है। इस स्थिति में जो 2 पदार्थ मिलकर के जो एक नया पदार्थ बना रहा है, उस दोनों पदार्थ के वेट का योग किसके बराबर होगा? एक नए पदार्थ के वेट के वजन के बराबर होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बातें क्लियर है? आओ जरा उदाहरण से समझते हैं। तो यहां पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसको और समझिए जरा, ठीक है। रासायनिक समीकरण या शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण ये क्या होता है? देखो, जनरली हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं होती, उस घटना को जनरली, जहां सपोज तुमने क्या किया, अभी अभी कागज जलाया था, है ना, कागज का जलना। अब ये एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है ये? रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। जनरली जो हम देखते हैं, कहीं पर भी आग लगता है,
वह रासायनिक प्रक्रिया वहां पर हो रहा होता है। तो क्या हम जब साइंस में आएंगे, जो हम पढ़ेंगे, तो अगर हमको बताना होगा कि कागज जल रहा है या कोई भी पदार्थ जल रहा है, तो कैसे बताएंगे? इसके लिए साइंस में अलग तरीका है। ये तो हमारे आम जीवन में प्रयोग होता है, कागज को जला दिए। तो बाबू, कागज में होता है कार्बन। क्या होता है? कागज में होता है कार्बन। कार्बन तब तक नहीं जलेगा जब तक कि आसपास ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन होगा तभी जलेगा, और ये जल करके बना देगा क्या? अवशेष और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा? अवशेष और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुमको यहां पर बनेगा। तो हमने वही बातें लिखी है जो जरूरी है, जो साइंटिफिक में जो हम जानते हैं, साइंस में जो हम पढ़ते हैं ना। कार्बन जला, कार्बन जला मतलब कोई भी ऐसा जलने वाला वस्तु है ना, उसमें कार्बन होता है। इतना बात हमेशा ध्यान रखो। कोई भी वस्तु है जो जल रहा है, जलने वाला वस्तु है, उसमें कार्बन होता है। बिना कार्बन के जलना संभव नहीं है। तो जलने वाला वस्तु में कार्बन होता है, तो हमने लिखा कार्बन। और कार्बन, कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब उसके आसपास में ऑक्सीजन होगा। तो हमने लिखा बाबू, हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिखा। यहां पर बना अवशेष और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हम सूचना यहां पर तुमको बता रहे हैं, ये अलग नहीं है। हम बोल रहे कागज जल रहा है, वो भी यही बात है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन, अवशेष कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी दोनों सेम बात है ना। यहां पर कुछ सूचनाएं ज्यादा मिलती है। और इस प्रकार का जो समीकरण होता है, ये होता है शब्द समीकरण। क्या होता है? शब्द समीकरण होता है। इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हमने गर्म किया। ठीक है, इसको हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद ये बना तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गया तुम्हारा। तो यहां पर जो सूचना दिया गया है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है, ये शब्द समीकरण के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। देखो, हमने क्या कहा कि घटनाएं जो घटती है उसी को हमने बताया है, बट लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की भाषा में हमने बताया है। और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। अच्छा देखना, शब्द समीकरण में हमारे पास एक तीर आ रहा है। ये तीर आ रहा है। तीर के जो दाहिने साइड में है ना, जो जितने भी, एक पदार्थ हो, दो पदार्थ हो, तीन पदार्थ हो, तीर के जो दाहिने साइड में है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और तीर के जो बाएं साइड में है, तो तीर के बाएं साइड में तो अभिकारक है ना, बाएं साइड में है वो अभिकारक, और दाहिने साइड में जो भी है, ये पूरा पूरा है, इसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्लियर है बात? जो दाहिने साइड में है वो बाएं साइड में है वो अभिकारक, और जो दाहिने साइड में है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। सपोज एक उदाहरण और, ये वाला तो हो ही गया। अच्छा, इस बारे में देखो, कार्बन ऑक्सीजन जल रहा है, तो कार्बन यहां पर अभिकारक कौन हो गया हमारा? कार्बन और ऑक्सीजन तीर के बाएं साइड में है। ठीक है, ठीक है, बाएं साइड में, मतलब ये हो गया हमारा अभिकारक। और तीर के दाहिने साइड में क्या है? अवशेष प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया हमारा? उत्पाद। क्लियर है बात? क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 हो गया, उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। सपोज हमारे पास ए और बी दो पदार्थ है, ये रिएक्शन करता है और बनाता है सी और डी। अब बताओ इसमें कितने अभिकारक, कितने उत्पाद, और कौन कौन अभिकारक, कौन कौन उत्पाद? हमने क्या कहा बाबू? हमने कहा बाबू, ये तीर है ना, तीर के बाएं साइड में जो भी पदार्थ आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और तीर के बाएं साइड में जो भी पदार्थ आ रहा है, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये अभिकारक और ये हो गया हमारा उत्पाद। अब अगर तुमको यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया हो, तो द्रव्यमान संरक्षण के बारे में कुछ और बातें हैं, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए यहाँ पर आओ बात करते हैं।
सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक समीकरण के रूप में, शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। दो पदार्थ है हमारे पास ए और बी, और ये रिएक्शन करके दो और पदार्थ बना रहा है सी और डी, जिसमें हमने लिया ए का ए ग्राम, ठीक है। इसके बाद हमने लिया है बी का बी ग्राम, सी का सी ग्राम और डी का डी ग्राम लिया है, ठीक है। तो यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, ठीक है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान ये बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, इसके बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान। क्लियर है बात यहाँ पर, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभिकारक में क्या है, ए और बी है, ए का ए ग्राम है, बी का बी ग्राम है। तो अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाए तो ए प्लस बी ग्राम ये बराबर होगा किसके, सी प्लस डी ग्राम के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी ग्राम बराबर होगा किसके, सी प्लस डी ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब समझो एक बात, यहां से ये तो हो गया। फिर से यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। इस उदाहरण के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसको हमने गर्म किया, क्या किया, इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने कितना लिया था कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, कितना लिया था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है वो बन रहा है 56 ग्राम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो बन रहा है 44 ग्राम, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन के अनुसार चले, इस अभिक्रिया के अनुसार चले हम लोग, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान ये 100 ग्राम है, और उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का द्रव्यमान हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। अब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 56 ग्राम है, प्लस CO2 का द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, 100 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम, उत्पाद का कुल द्रव्यमान यहाँ पर 100 ग्राम है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग के बारे में, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और ज्यादा बेहतर तरीके से तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट बैठा देगा। और जरा बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम समझ पाएंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या होता है, और ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। हालांकि अभी तक जितनी बातें हमने की है उसमें बेहतर तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे आम जीवन में किस तरह से काम करता है, होता क्या है। बट इस एक्सपेरिमेंट के देखो जरूरी है ना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो ये सीखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 परख नली लिया है, क्या लिया है हमने, 2 परख नली लिया है। अब 2 परख नली को हमने क्या किया है, देखना जरा, 2 परख नली को, ये वाला नली जो है ना यहाँ नहीं लगाएंगे तो ना तो परख नला हो जाएगा ना, ये वाली नली को हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इस वाली नली को हम ऊपर लगाते हैं। इसमें हमारे पास AgNO3 है, AgNO3 को हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बाबू। और इस वाले परख नली में हमारे पास क्या है, NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये AgNO3 का X ग्राम है और सोडियम क्लोराइड का ये Y ग्राम है, ये हमने लिया है, ठीक है।
इसके बाद हम करेंगे क्या, जरा देखना करेंगे क्या। अच्छा, ऊपर से हमने ढक्कन भी लगाया बाबू, नहीं तो ढक्कन नहीं लगाएंगे ना तो ये तो अपना काम ही खराब हो जाएगा। तो ये ढक्कन से हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दे रहे हैं। ये ढक्कन तुम ऊपर से यहाँ पर लगा दो, लगा दो बाबू, इसको सील पैक कर दो। ठीक है जी। इतना करने के बाद क्या किया हमने, समझो एक बात को। एक में लिया है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, एक में लिया है सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है वो x ग्राम है और जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो y ग्राम है। अब क्या करना है, चूंकि देखो ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये दोनों ही कंटेनर को जोड़ रहा है, दोनों परत नली को जोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा उलट दे, है ना, पूरा उलट दे तो क्या होगा, जैसे ही इसको पूरा उल्टेंगे तो ये वाला विलयन इसमें, ये वाला विलयन इसमें पूरी तरीके से मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर होगा रिएक्शन। तो अभी जो रिएक्शन क्या होगा वो देखो, यहां पर बेसिकली बात होगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन होगा और बनेगा क्या, ठीक है, बनेगा हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, सिल्वर, सिल्वर गलत लिखा दिया, कोई बात नहीं बाबू, सिल्वर क्लोराइड। ये रिएक्शन हमारे पास यहां पर होगा। तो हमने क्या कहा बाबू, यहां पर हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास जो वेट है, वजन है वो x ग्राम है, सोडियम क्लोराइड का जो वेट है वो है y ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना होगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो अभिकारक कहने का मतलब है तीर के बाईं तरफ जो भी पदार्थ है वो अभिकारक कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि यहां पर अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा वो होगा x प्लस वाई ग्राम। ठीक है, फिर उत्पाद के द्रव्यमान की बात करेंगे। उत्पाद का द्रव्यमान जो भी बनेगा, उत्पाद बन रहा है सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, इसका जो वेट निकलेगा ये भी कितना निकलेगा, x प्लस वाई ग्राम। अब ये वेट कहां से निकालेंगे, अरे बाबू जाहिर सी बात है ना, इसको तोलना तो पड़ेगा ना, रिएक्शन कराने से पहले तोलना पड़ेगा और यहाँ पर उलटने से पहले तोलना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं, जो रिएक्शन ये सीधा रखते हैं उससे पहले का वेट कितना निकलता है, x प्लस वाई ग्राम निकलता है, और उल्टा करने के बाद पूरा मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसका भी वेट क्या निकलता है, x प्लस वाई ग्राम निकालता है। तो यहाँ पर भी तो हमको पता चल रहा है ना कि यहाँ पर पदार्थों का द्रव्यमान तो बदल ही नहीं रहा है, पदार्थ नया बन रहा है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड तो बनाया, पदार्थ नया बन रहा है, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है उसमें नया पदार्थ जो बना है, अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। मतलब यहाँ पर द्रव्यमान तो बदल ही नहीं रहा है, द्रव्यमान संरक्षित है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। कहने का मतलब बस इतना है कि द्रव्यमान संरक्षण के अंदर क्या होता है, जो भी केमिकल चेंजेस होता है, जो भी रिएक्शंस होता है, जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आओ जरा बातें कर लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उस पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करना है। आओ जरा बात